रैखिक समीकरण युग्म और इसकी दूसरी प्रश्नावली यानी प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन है। दो पार्ट है इसमें और इसमें ग्राफीय विधि से हल करना होगा। पहले समीकरण बनाना फिर ग्राफीय विधि से हल करना। तरीका समझें आप और फिर अपने थोड़ा सा मैं कराऊंगा फिर खुद से करेंगे। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कुल मिलाकर 10 विद्यार्थी हैं और एक प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से ज़्यादा है और 4 ज़्यादा है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। दो अलग अलग चीज़ें हैं, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या। इनके विषय में बात हो रही है तो हम इनको मान लेते हैं, एक्स और वाई में मान लेते हैं। और हमने यहाँ पर माना लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या। ये इस प्रकार के सवाल करने के लिए असल में 8th और 9th में जो आपने जो कुछ पढ़ा है उसकी पूरी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। ये क्लास 8th में भी ये चैप्टर है, समीकरण सॉल्व करना सिखाया गया है कई विधियों से, और उसके केवल डिफ़िकल्टी लेवल का अंतर है। और क्लास 9th में ग्राफीय विधि से, यानी कोई एक समीकरण दी हुई है तो उसका ग्राफ खींचना, ग्राफ ड्रॉ करना, ये सिखाया गया है। तो यदि हमारी पिछली दोनों क्लासों में 8th में और 9th में वो दोनों चैप्टर ठीक से पढ़े हुए हैं तो ठीक आप इस चैप्टर को पढ़ें आज। यदि वो चैप्टर पढ़े हुए नहीं हैं तो मेरी सलाह है कि पहले उनको थोड़ा सा पढ़ ले, फिर ये प्रश्नावली ठीक से समझ में आ पाएगी और आप कर पाएंगे। तो लड़कों की संख्या x मान ली, लड़कियों की संख्या y मान ली। अब कंडीशन जैसा प्रश्न में चल रहा होता है हम उसी के हिसाब से समीकरण बनाते हैं। आप लोग जानते हैं क्या कहा उन्होंने, लड़कियों की संख्या और लड़कों को टोटल कितने विद्यार्थी हैं 10। आपने लड़कों की संख्या x मान ली, लड़कियों की संख्या y मान ली। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप दोनों को जोड़ दोगे x और y तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 10 हो गया। लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या मिलाकर, जब उन्होंने कहा टोटल स्टूडेंट्स यानी कुल विद्यार्थी, तो वो तो 10 हैं। तो ये दोनों मिलाकर लड़कियाँ हैं, कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियाँ हैं, तो ये समीकरण 1 हो गया। यहीं पर अब हम दूसरी कंडीशन में जाएंगे तो ये लिखा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यानी कि अगर मैं y में, लड़कियों की संख्या क्या है y, इसमें से लड़कों की संख्या घटा देंगे तो ये 4 आएगा, क्योंकि ये लड़कियों की संख्या ज़्यादा है लड़कों की संख्या से। तो अगर दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ये हो गई समीकरण 2। अब आपको जैसा कि प्रश्न में लिखा है, अगर प्रश्न में ये नहीं लिखा होता है, इसके लिखा है कि सवाल को हल कीजिए, तो आप किसी भी विधि से सवाल को हल कर सकते हो। प्रतिस्थापन विधि से हल करो चाहे समीकरण को, चाहे विलोपन विधि से करो, चाहे बजड़न से करो, चाहे ग्राफीय विधि से करो। लेकिन यदि किसी प्रश्न में ये लिखा है कि इस विधि से करना है तो फिर उसी विधि से करना होगा। अब इसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शन दे रखा है, जो यहाँ शो नहीं हो रहा है, उसमें ये लिखा हुआ है कि ये NCERT किताब में है, ग्राफीय विधि से हल करो। तो हम अब एक समीकरण को उठाएंगे और ग्राफ पेपर पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब एक समीकरण को उठाना, ग्राफ पेपर पे लाइन ड्रॉ करना। जैसे x + y = 10 है, एक पहली समीकरण उठाई मैंने। अब समीकरण 1 से ऐसे करके ले लो तो y बराबर कितना हो गया, 10 - x हो गया। अब x का तुम मान रखोगे, यदि x बराबर 0 तो y बराबर हो गया 10 - 0 बराबर 10। यदि x बराबर 10 रख दिए तो y बराबर 10 - 10 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो आप इस प्रकार से और भी बहुत सारे एक आध मान और भी रख सकते हो तो मान आ जाएंगे। यदि x बराबर 4 तो y बराबर 10 - 4 बराबर 6, ऐसे रख दो। फिर इसके बाद ये एक टेबल बनाना ठीक रहता है। ये x का मान 0 तो y का मान 10, x का मान 10 है तो y का मान 0 है, x का मान 4 है तो y का मान 6 है। अब इनको बिंदु रूप में दर्शाओगे कोऑर्डिनेट की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 0 10 और ये हो जाएगा 10 0 और ये हो जाएगा 4 6। अब ये प्लेन है, यहाँ पर थोड़ी दिक्कत होती है। आप लोग ग्राफ पेपर पे काम करेंगे। ग्राफ पेपर पे पुरानी पिछली क्लास का आपका अनुभव होगा। एक बड़ी लाइन है, लाइन के ऊपर लाइन खींचेंगे, एक्स अक्ष हो जाएगा,
ये वाई अक्ष, ये मूल बिंदु, और जहाँ पर जो लाइनें होती हैं तो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से लाइनें हो जाएंगी 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अनुभव होगा ग्राफ पेपर पे काम करने का तो फिर आ जाएगा, नहीं होगा तो फिर मुश्किल होगी। अब ये 0 10 है तो 0 10 बिंदु कहाँ दर्शाना है, x 0 है, y 10 हो गया, ये वाला बिंदु हो गया। 10 0 है तो ये वाला बिंदु हो गया। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक लाइन खींच दी। अब ये हो गई, ये लाइन किसकी हो गई, पहली समीकरण से लाइन प्राप्त हो गई। अब इसी प्रकार से ये दूसरी समीकरण है, इस दूसरी समीकरण से तुम ऐसी ग्राफ इसी प्रकार से कैलकुलेशन करोगे, 9th में किया है, इससे ग्राफ खींच लोगे। दूसरी इसी ग्राफ पर दूसरी लाइन आ जाएगी, मान लो ऐसे आ गई। दोनों लाइनें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगी, ठीक है, वो जो कटान बिंदु है वही उस बिंदु पर जो x का मान होता है वो नोट कर लेंगे, जो y का मान है वो नोट कर लिए, वो ही इस सवाल का हल हो गया। यानी कि इसका हल होता है, जो x का मान निकालोगे वो लड़कों की संख्या हो जाएगी, y का मान निकालोगे वो लड़कियों की संख्या हो जाएगी। तो इसी टाइप से क्वेश्चन होता है। इसका एक पार्ट और है, सेकंड पार्ट, उसको आप स्वयं से हल करके देखिए। अब देखो दूसरा प्रश्न है और इस प्रश्न की प्रकृति को समझें हम। यहाँ पर ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण दिए है और ये कह रहे हैं a1/a2 b1 और b2 का रेशो और c1/c2। ये सब चीज़ों को कंपेयर करते हुए ये बताओ कि इन दोनों ये दोनों समीकरण है ना, दोनों समीकरणों से लाइनें बन जाएंगी, दो रेखाएं प्राप्त हो जाएंगी। बोले वो रेखाएं समपाती होंगी या समांतर होंगी या प्रतिच्छेदी होंगी। आप लोग जानते हो अगर दो रेखाएं जो एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, तो ये कहलाती हैं ऐसी प्रतिच्छेदी रेखाएं। अगर ऐसी रेखाएं होती हैं दो एक दूसरे को तो ये समांतर रेखाएं कहलाती हैं। एक दूसरे के बीच की दूरी इनकी हर जगह बराबर होती है। और जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होती है तो ये समपाती रेखाएं कहलाती हैं। यानी इन रेखाओं को क्या कहा, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये हो गई। ये वाली रेखा क्या कहलाएंगी, समांतर रेखाएं कहलाएंगी। और ये हो गई जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा हो तो वो हो गई समांतर रेखाएं। अब पहचानते कैसे हैं, देखो जैसे आप x, हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी सबसे पहले वो ये बताई थी, रेखा की समीकरण का जो मानक रूप है वो ये होता है ax + by + c = 0। यानी x का गुणांक है a, y का गुणांक b या चरपद c। अब इसमें जो दो समीकरणें हो गई तो जो पहली समीकरण में x का गुणांक है उसको a1 कह देंगे और दूसरी समीकरण होगा उसमें x का गुणांक a2 हो जाएगा। इसी प्रकार से b1 और b2 हो जाएंगे, c1 और c2 हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगर a1 और a2 का अनुपात और b1 और b2 का अनुपात दोनों बराबर नहीं है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, हमने चेक करे दोनों और बराबर नहीं आए तो इसका मतलब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अब मान लीजिए अगर a1 a2 बराबर है b1 b2 के लेकिन c1 c2 के बराबर नहीं है तो वो रेखाएं समांतर रेखाएं होंगी, ठीक है। और यदि a1 a2 b1 b2 और c1 c2 तीनों बराबर हैं तो फिर ये समपाती रेखाएं होंगी। यानी इसके अनेक हल होंगे, सारे कॉमन बिंदु हैं। फिर तो इसमें एक बिंदु कॉमन था तो एक हल था तो अद्वितीय हल कहलाता है। इसमें कोई बिंदु कॉमन ही नहीं है तो इसलिए कोई हल नहीं आता है इसमें, और इसमें अनेक हल हो गए। तो ऐसे करके हमको ये कंडीशंस याद होनी चाहिए, इनके आधार पर इसके सवाल को करना है। देखो बहुत सिंपली कर लेंगे, इस बात को समझते हैं। अब जैसे यहाँ पर a1/a2 मैंने लिखा तो पहली समीकरण में x का गुणांक 5 वो a1 हो गया, दूसरी समीकरण में x का गुणांक 7 वो a2 हो गया, ऐसे करके लिख लिया। अब b1 b2 निकाल लो, b1 और b2 का अनुपात निकाला तो -4/6 यानी कि -2/3। तो क्लियर कट दिखाई दे रहा है। तीसरे की कंपेरिजन करने तो मैं तब जाऊँगा ना अगर ये दोनों बराबर होंगे तो तीसरे से कंपेरिजन करना है। जब पहले ही दिखाई दे रहा है ये दोनों बराबर है ही ना, यानी कि स्पष्ट है क्लियरली a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। a1 a2 का अनुपात b1 b2 के अनुपात के बराबर नहीं है। अतः ये जो प्रतिच्छेदी रेखा युग्म है वो ये रेखाएं जो हैं ये दोनों कैसी रेखाएं हो गई, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई।
यानी ये जो समीकरण में प्रदर्शित हो रही हैं, अगर इनका हम ग्राफ बनाएंगे तो ये कैसी रेखाएं आएंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं, अर्थात एक दूसरे को एक बिंदु पर काटने वाली। अब अगर हम इस वाले को चेक करें तो इस वाले को चेक कर लो, A1/A2 क्या हो गया? 9/18, यानी कि 3 3 9 3 6 18, और ले लो 9 दूनी 18, सीधे सीधे 9 कम 9 दूनी 18 हो गया। और B1/B2 निकाल लो तो ये हो गया 3/6, यानी कि 1/2। अब देखो ये दोनों बराबर हो गए, तो तीसरे को चेक करना पड़ेगा। तो तीसरा अब चेक करूँगा C1 और C2 क्या आ रहा है? 12/24, वही वाह 1/2। तो यहाँ पर तो ये वाली कंडीशन हो गई। कौन सी कंडीशन हो गई? ये वाली दिखाई दे रही है क्लियरली। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। हमने देखा ये तीनों रेशो बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अतः रेखाएँ कैसी हो गई? रेखाएँ समपाती हैं। बस इतनी सी बात है। अब अगर तीसरे वाले को भी चेक करने का मन करे तो उसे भी कर सकते हैं। अब देखो तीसरे वाले इसमें क्या होता है? A1/A2, तो A1 6 हो गया, A2 2 हो गया, तो 3 हो गया। B1/B2 तो क्या हो जाएगा? -3 बटा -1 हो गया, तो क्या हो जाएगा? 3 हो गया। अब ये दोनों बराबर हो गए। अब तीसरे से कंपेयर करो, C1/C2 तो 10/9, यानी कि क्लियरली A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। आप देख सकते हो कि यहाँ पर A1A2 B1B2 बराबर हैं, लेकिन तीसरे के बराबर नहीं है। इसका मतलब कौन सी वाली कंडीशन हो गई? ये वाली कंडीशन हो गई, जबकि दोनों रेखाएं कैसी आ रही हैं? समांतर रेखाएं, कोई हल नहीं, तो ये वाली कंडीशन हो गई। अब ये तीसरा सवाल है, और कई सवाल हैं, उनमें से मैंने 2 ले लिए हैं। इसमें क्या करना है? पूछा है इनमें से कौन कौन से रैखिक समीकरण संगत हैं या असंगत हैं। देखिए, अगर कोई रैखिक समीकरण युग्म में, जैसे अभी हमने चेक किया था रैखिक समीकरण युग्म को, अभी पिछले सवाल में चेक किया, तो या तो वो समीकरण युग्म की क्या स्थिति आ रही थी कि उनमें कोई हल नहीं आ रहा था। कोई हल नहीं कब आ रहे? समांतर रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं थीं इस प्रकार से, तो एक बिंदु कॉमन है तो एक हल हो गया, अद्वितीय हल। समपाती रेखाएं हैं तो अनेक हल हो गए। यानी इस स्थिति में रेखाओं के समीकरणों के हल हैं, चाहे एक हल हो या अनेक हल हो। तो ये जो हल ये कहलाएगा संगत। इस स्थिति में समीकरण युग्म संगत है। और जब ये समांतर रेखाएं आएंगी, यानी कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, दोनों का कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, उस स्थिति में वो कहलाएगा असंगत। ठीक, तो अभी अभ्यास थोड़ा सा करते हैं, ध्यान में आ जाएगा उसी से। अगर कोई हल नहीं है तो असंगत है। कोई हल नहीं वाले की कंडीशन क्या है? जब A1A2 और B1B2 का अनुपात बराबर हो, लेकिन C1C2 का अनुपात बराबर ना हो। यहाँ से शुरू करता हूँ मैं। अब मैंने देखा A1A2 का अनुपात निकालूंगा मैं, तो 3/2 लिख लिया। अब मैं B1B2 का अनुपात निकालूंगा, B1 का मान ये 2 हो गया, y गुणांक, B2 का मान -3 हो गया। तो बहुत स्पष्ट है, तीसरे को चेक करने की जरूरत नहीं, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों तो आपस में बराबर है ही नहीं। क्लियरली A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अब यानी कि ये दोनों बराबर नहीं हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अतः समीकरण युग्म जो है वो कैसा हो गया? ये तो अद्वितीय हल हो गया, और जब अद्वितीय हल हो गया तो फिर समीकरण युग्म कैसा हो गया? संगत है। ये समीकरण युग्म संगत है। अब देखो इसको चेक करते हैं। A1A2 निकाला, A1A2 क्या हो गया? 2/4 क्या हो जाएगा? 1/2। अब B1 और B2 का रेशो निकाला, क्या हो जाएगा? -3 बटे -6 1/2। जब ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो तीसरे को चेक करने की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर अब मैं C1 और C2 का रेशो निकालूंगा, और 8/9 पाया। मैंने पाया कि यहाँ पर क्लियर है कि A1 और A2 का अनुपात B1-B2 के बराबर है, लेकिन C1 C2 के बराबर नहीं है। ये तो अलग हो गया, और जब ये अलग हो गया तो इसका मतलब ये यहाँ पर जो कंडीशन है ये कौन सी है? अभी पिछले सवाल में पूछा था, कोई हल नहीं, यानी इन समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। और ऐसी समीकरण युग्म जिनका कोई हल नहीं होता, वैसे समीकरण युग्म कहलाते हैं असंगत समीकरण युग्म। ओके, तीसरा सवाल जैसे भी हमने कर लिया, उसी प्रकार से चौथा सवाल है। चौथे सवाल में समीकरण दी हुई हैं, उसमें पहचानना है कि वो संगत है या असंगत है। तो आप इसी प्रकार से तीसरे में अभी किए थे, पहचानेंगे संगत या असंगत। और उसके बाद उन्होंने कहा यदि संगत है तो उसे हल करिए, संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। हाँ, तो आप उसी प्रकार से एक एक समीकरण को लेंगे और ग्राफीय विधि से उसको, ग्राफ पेपर पर चूँकि वर्क होना है और मेरे पास प्लेन बोर्ड है इसलिए थोड़ी दिक्कत है, तो आप उसको, यदि आपने 9th में किया है तो आप उसको आसानी से कर लेंगे। और अब मैं अगला सवाल यहाँ पर करा रहा हूँ, 5वां क्वेश्चन। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। अब बाग है आयताकार, तो इस प्रकार का हो गया, ये आयताकार है।
अब इसका लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, एक कंडीशन दे दी पहले। तो हम इस प्रकार के सवाल में क्या करते हैं, सबसे पहले मानते हैं, माना बाग की जो लंबाई है वो क्या हो गई, x मीटर हो गई, और जो बाग है उस बाग की जो चौड़ाई है वो क्या हो गई, y मीटर हो गई। अब लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो प्रथम शर्तानुसार अब क्या शर्त दिया है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसमें से इसको घटाओगे, लंबाई में से चौड़ाई घटाओगे तो 4 मीटर का अंतर आ जाएगा। अब दूसरा आगे क्या दिया, अर्ध परिमाप। परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। अर्ध परिमाप का मतलब जो हो गया, एक लंबाई और एक चौड़ाई ले लो, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो द्वितीय शर्तानुसार x + y बराबर कितना हो गया, 36 हो गया। यह समीकरण 2 हो गई। अब आपको दोनों समीकरण बनाना पहले, और समीकरण बनाने के बाद वही एक एक समीकरण लीजिए, y का पदों में x का मान निकालिए, x के पदों में y का मान निकालिए, और या फिर कैसे भी उसको करके y के x के मान रख के ग्राफ पेपर पे लाइन लेंगे। ग्राफीय विधि से ही, चूँकि पूरी प्रश्नावली चल रही है, इसको भी ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो एक रेखा इससे प्राप्त होगी, एक रेखा इससे प्राप्त होगी। ग्राफ पेपर पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट रही होंगी, उस बिंदु पर जो x का मान आएगा वो ये लंबाई को बताएगा, और y का जो मान आएगा वो बाग की चौड़ाई बताएगा। वो इसका सॉल्यूशन होगा। देखिए प्रश्न नंबर 6 है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। यानी ये समीकरण है, लिख लेते हैं, 2x + 3y - 8 = 0। अब आगे क्या कहा, दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण बताओ। कैसी, क्या उसका जो प्राप्त ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। यानी एक ऐसी समीकरण और लिखो भैया। एक तो समीकरण ये हो गई कि अगर वो दूसरी समीकरण हम और लिख दें, ऐसी कौन सी हो सकती है, जो कि जिसके बाद इन दोनों का जो समीकरण युग्म होगा तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं बनाएगा। देखो बताएं, मैं लिख देता हूँ 3x + 4y - 8 = 0। ये हो सकती है, और भी बहुत सारी हो सकती हैं। क्या लिख दूंगा मैं, 5x + 6y - 7 = 0। ऐसे कर लो। आप कहोगे ऐसे कैसे लिख दिए, कितने भी लिखी जा सकती हैं। एक्चुअल में मैं सोच क्या रहा हूँ, देखो मेन समीकरण आपकी ये है। प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए क्या चाहिए, प्रतिच्छेदी रेखाओं वो है जो a1 a2 ≠ b1 b2, ये होना चाहिए। जो इस कंडीशन को पूरा करेगा तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। अब मैंने क्या काम करा है, जैसे यहाँ पर ये वाली लिख दी, x और y के गुणांक किस प्रकार लिख दिए। देखो ये इसका अगर लोगे a1 a2 तो क्या आएगा, 2/3। ये क्या हो जाएगा, 3/4। तो रेशो बराबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये और ये रेखाएं कैसी हो गई, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई। इसी प्रकार से अगर ये लूँगा तो ये 2/5 हो गया, और ये 3/6 हो गया, ये भी प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई। तो ऐसे करके हम एक नहीं, हम दो नहीं, कितनी भी रेखाएं लिख सकते हैं, अनंत रेखाएं लिख सकते हैं। हमें बस ध्यान रखने की बात ये है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो। दूसरी बात उन्होंने कहा समांतर रेखाएं हों। अब समांतर रेखाओं के लिए अब उल्टा करके देखो, सोचो, ऐसे सोचते हैं। कंडीशन क्या है समांतर रेखाओं की, तो समांतर रेखाओं की कंडीशन है a1 a2 बराबर होना चाहिए b1 b2 के, बट इज़ नॉट इक्वल टू c1 c2 के, इसके बराबर ना हो। तो अब मैंने सोचा कैसे करके मैं लिखूं कि अब ये वाली बन जाए। तो देखो 2x + 3y - 8 = 0 है। मान लो मैंने लिखा 4x, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा 6y। देखो a1 a2 1/2 हो गया, b1 b2 जे भी 1/2 हो जाएगा। अब जे अलग रखना है मुझे, तो मैं -7 लिख दे रहा हूँ, बराबर 0, बात खत्म। अब इन दोनों का हल देखोगे तो कैसा आएगा, समांतर रेखाएं आएंगी, कोई हल नहीं वाली कंडीशन हो गई। आप और भी देख सकते हो, मान लो मैं लिख दूँ यहाँ पे 6x 1/3 हो गया, मैं यहाँ लिख दूँ 9y 1/3 हो गया, और यहाँ पर जे दोनों बराबर हो गए। अब जे इसको अलग रखना है, -5 लिख दे रहा हूँ, बराबर 0, +5 लिख दे रहा हूँ। तो ऐसे करके कितनी भी समीकरण आप लिख सकते हो। और ऐसे ही संपाती रेखाएं हैं। संपाती रेखाओं की जो कंडीशन है वो है a1 a2 बराबर b1 b2 और बराबर c1 c2। ये संपाती रेखाओं की कंडीशन होती है, तो ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो फिर अब इसके लिए क्या करेंगे, अब इसके लिए तीनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए। तो क्या करोगे, मान लो ये लिख दिया 4x + 6y और 16 - 16 बराबर 0।
अब देखो A1 A2 निकालोगे 1/2, B1 B2 3/6 यानी कि 1/2 और C1/C2 यानी कि -8/-16 तो 1/2। तो यानी कि ये तीनों चीज़ें बराबर हो गई, तो ये वाली कंडीशन आ रही है। ये वाली कंडीशन ध्यान में रखनी, जैसे संपाती रेखाएं हैं तो ये वाली होगी कंडीशन, है ना, संपाती रेखाओं में, और फिर तीनों चीज़ें बराबर रखनी, तो उसी हिसाब से कैलकुलेशन कर लेनी है। तो ये तीनों इस प्रकार से समीकरणें प्राप्त हो जाती हैं। अगला जो सवाल है बच्चों 7वां क्वेश्चन, उसमें भी क्या है, 2 समीकरणें दी हुई हैं, दोनों समीकरणों से आप ग्राफ बना लेना। अब दोनों समीकरणों से मान लो पहली समीकरण से लाइन खींची ये आ गई, दूसरी समीकरण से लाइन खींची ये आ गई, ये आपकी एक्स अक्ष है, तो ये एक लाइन, ये एक्स अक्ष और ये वाली एक लाइन, ये एक त्रिभुज बन जाएगा। इसके बीच के एरिया को शेड करना है, ये तीनों बिंदुओं को बता देना है। ये 7वां प्रश्न है और इस प्रकार से ये प्रश्नावली यहाँ पर समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है आपने इसे समझने का प्रयास किया होगा। यदि फिर भी कहीं कोई दिक्कत है तो इस प्रश्नावली को आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हाँ, आपको पीछे का जरूर आना चाहिए। यदि आपने 8th की गणित में समीकरणों को हल करना नहीं सीखा है या 9th में आपने ग्राफ बनाना नहीं सीखा है, तो फिर मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जिन विद्यार्थियों को वो दोनों चीज़ें आती हैं, उनके लिए निश्चित रूप से ये प्रश्नावली समझ में आ गई होगी।